सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म एंड थिन प्रिज्म पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के वेरिएशन पे भी चर्चा करेंगे। वहाँ पर कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन की बात आएगी और अंत में आपको प्रिज्म फार्मूला का डेरिवेशन भी सीख लेना है। तो चलिए हम लोग इस पर चर्चा स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा या पूछना भी चाहूँगा कि प्रिज्म होता क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रिज्म एक्चुअली एक होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें एटलीस्ट 2 सरफेसेस नॉन पैरेलल रहें। और ऐसा अगर होगा तो प्रिज्म एक स्पेशल फीचर, एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो करता है। अगर उससे आप वाइट लाइट को पास करेंगे तो बेसिकली वो 7 कलर में उसको डिस्पर्स कर देता है, डिवाइड कर देता है। अब आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि ग्लास स्लैब प्रिज्म एक्शन क्यों नहीं शो करता। तो देखिए, ग्लास स्लैब में आपस के सरफेसेस पैरेलल हैं। ऐसे केस में रिफ्रैक्शन तो होगा लेकिन डिस्पर्सन ये नहीं शो कर पाएगा। अगर आप इसको 20 से डिवाइड कर लें कहीं भी ऐसा करके, तो ऐसे हालात में आप डिवाइड जब कर देंगे तो आपको 2 ट्रायंगुलर शेप का प्रिज्म मिल जाएगा। और अब दोनों को सेपरेट कर लीजिए, दोनों प्रिज्म एक्शन एग्जिबिट करेगा, शो करेगा। अब बात आती है ट्रायंगुलर प्रिज्म की। हाँ, ट्रायंगुलर प्रिज्म भी वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रिज्म है, यानी प्रिज्म के और भी टाइप हो सकते हैं। और उस ट्रायंगुलर प्रिज्म में सबसे ज़्यादा फेमस इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म है। अब आप बोलेंगे कि प्रिज्म के भी डिफरेंट टाइप, इवन ट्रायंगुलर प्रिज्म में भी डिफरेंट टाइप होते हैं। एक ऐसा प्रिज्म आपको मिलेगा जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं और एक एंगल 90 डिग्री होता है। उस प्रिज्म का नाम पोरो प्रिज्म, वो भी ट्रायंगुलर प्रिज्म ही है। तो प्रिज्म के बहुत सारे टाइप्स आपको दिखेंगे, मिलेंगे, उसको आप डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर मेनली हम लोग ट्रायंगुलर प्रिज्म पे ही चर्चा करेंगे। और अब बात आती है कि हमारे पास 3 सरफेसेस तब होंगे। आप सरफेस देख सकते हैं, 3 होंगे। एक आपके पास ये, दूसरा ये, और तीसरा सरफेस नीचे से। ओके, ऐसे आजकल जो प्रिज्म आता है उसमें तीनों सरफेस एक ही जैसे होते हैं और इक्विलैटरल है तो सभी वर्टेक्स के एंगल सेम होंगे। तो आप उसको किसी भी तरह से रखें, फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो सरफेस आपने नीचे रखा उस सरफेस का नाम बेस होगा और जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है उस सरफेस को आप रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलेंगे। आज जो सीखना है बेसिकली वो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की बात करनी है। हम इस चीज़ को अब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर जो लाइट है वो डिफरेंट कलर में डिस्पर्स हो, इसीलिए हमने यहाँ पर चूज किया है मोनोक्रोमेटिक लाइट रे। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है, मोनो मतलब सिंगल, क्रोमा मतलब कलर, सिंगल कलर का लाइट। ओके, अब सिंगल कलर का लाइट जब हम इसे पास कराएंगे तो एक ही संभावना बनेगी, एक ही ऑप्शन रहेगा, वो केवल रिफ्रैक्शन का। ओके, तो यहाँ पर अब डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक रे ले लिए। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो रे ओरिजिनल पाथ में स्ट्रेट चला गया होता है। यानी ये जो मीडियम है प्रिज्म का, फिलहाल डेंसर मान लीजिए, है ना। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 मान लीजिए। ओके, और प्रिज्म के इस तरफ मीडियम आपके पास रेयरर है और रेयरर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 मान लीजिए। ओके, तो सबसे पहले जब प्रोपगेशन की बात आती है वो किधर जाएगा इस बात पे डिस्कशन करना है तो आपको एक नॉर्मल की ज़रूरत होगी। तो जो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उस पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए जो 90 डिग्री दिखे। ओके, आपने इस नॉर्मल को ड्रॉ कर लिया, ये नॉर्मल है। अब रे की बैंडिंग आपको मालूम है, जब रेयरर से डेंसर प्रोपगेशन होता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है, उसके हिसाब से ये बैंड करके इस तरह से चलेगा। और एक बात कह रहे थे कि होमोजेनियस मीडियम है। एक होमोजेनियस मीडियम में जो लाइट रे ट्रैवल करता है, ओके, पाथ स्टेट होता है। ये प्रिज्म के पार्ट तक स्टेट चलेगा, लेकिन अब उसके बाद क्या होगा तो फिर से आप देखिए, प्रिज्म तो आपने डेंसर माना था, यहाँ पर मीडियम आपके पास फिर वापस बाहर वाला वो रेयरर है जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फिर μ1 मानेंगे। हाँ,
फिर से नॉर्मल की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक और नॉर्मल सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस 2 पे ड्रॉ कर लीजिए। और अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, अभी जाना होता सेम मीडियम में तो ये स्ट्रेट पास कर जाता, लेकिन अभी आप प्रोपगेशन देख सकते हैं, जो ट्रेवल कर रहा है लाइट रे वो बेसिकली डेंसर से रेयर कर रहा है, और अगर डेंसर से रेयर की तरफ प्रोपगेशन होता है तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, इसलिए आप देखेंगे कि ये कुछ ऐसा बेंड कर जाएगा। ओके, ये जो आप देखें, इस रे को तो इंसिडेंट रे बोलेंगे, और ये रे जो बाहर निकल गया उसको इमर्जेंट रे बोलेंगे, और बीच का रे आपको रिफ्रैक्टेड रे कहा जाएगा। ओके, अकॉर्डिंगली हम एंगल के नाम दे देते हैं। एंगल के नाम देने की बात आई तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ओके, रही बात इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को आप एंगल ऑफ इमर्जेंस ई बोलते हैं, और पहले सरफेस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 बोल दीजिए, दूसरे सरफेस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 बोल दीजिए। ओके, ठीक है, डन। अभी हमारे पास जो प्रिज्म है उसका भी कुछ नेमिंग कर लिया जाए। मान लीजिए आपने A, B और C मान लिया। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल, ये जो वर्टेक्स पे एंगल बना, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, यानी वहाँ पर कैपिटल A जो दिख रहा है वो बेसिकली एंगल ऑफ प्रिज्म है। ओके, चलिए ठीक है, दो जगह जहाँ नॉर्मल आपने ड्रॉ किया है वहाँ पर भी नाम दे दीजिए। यहाँ पर मैंने P दे दिया, और इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, इस दोनों को, इस पॉइंट को Q मान लेते हैं और इस पॉइंट को R मान लेते हैं। ओके, एक और बात, हम एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर रहे थे। ओरिजिनल पाथ के रेस्पेक्ट में जो फाइनल इमर्जिंग रे है, जितना एंगल बनाए वो उसको आप एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे, और इसके आधार पे अगर आपने इसको बैकवर्ड लेकर के ज्वाइन किया होता तो देखिए ओरिजिनल पाथ के साथ एक एंगल बनता, इस एंगल को आप डेल्टा बोल देते हैं। ओके, चलिए, तो आपके पास एंगल डेल्टा भी मिल गया। अब रिलेशंस की बात है, सबसे पहले आप रिलेशन यहाँ पर डिराइव कर लें कुछ। तो पहला होगा आपका इम्पोर्टेंट रिलेशन बिटवीन R1, R2 एंड A। हाँ, इसको देखने के लिए आपके पास सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा। इन क्वाड्रिलेटरल क्या APQR, APQR। ओके, क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले एंगल A लिख लीजिए, प्लस एंगल कौन सा APQ लिख लीजिए, प्लस एंगल PQR लिख लीजिए, प्लस एक एंगल आपके पास QRA आ जाएगा, इज इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 360 होता है, तो यहाँ पर 360 डिग्री लिख लीजिए। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है। ओके, तो यहाँ तो आपने 90 लिख लिया। एक दूसरा एंगल यहाँ पर भी आपको 90 डिग्री दिखेगा, उसको 90 लिख लिया, इज इक्वल टू 360 आप लिख सकते हैं। अब एंगल A को सीधे A लिखिए, प्लस एंगल यहाँ पर PQR भी लिख लीजिए, और प्लस दैट। तो अब आपके पास रिलेशन क्या बच जाएगा यहाँ से, A प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस करके 180 डिग्री। ओके, इक्वेशन 1। चलिए यहाँ तक एज्यूम कर लिया आपने। अब आगे जो है एक ट्रायंगल भी आपको दिख रहा होगा, वो ट्रायंगल देख लीजिए। वो ट्रायंगल बेसिकली इन ट्रायंगल कौन सा PQR है ना, PQR में एक एंगल आपके पास R1, दूसरा R2 और एक एंगल PQR, मतलब R1 प्लस R2 प्लस क्या है एंगल PQR इज इक्वल टू ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। ओके,
इसका दोनों का राइट साइड इक्वल है, इसीलिए अगर आप फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 की बात करेंगे, कर लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए प्लस एंगल पी क्यू आर। ओके, ये कैंसिल कर लीजिए, तब आपके पास आ गया R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। ओके, ये रिलेशन हो गया आपके पास R1, R2 और ए के बीच। एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन निकालना है, वो रिलेशन आगे काम आएगा, तो रिलेशन बिटवीन है ना आई ई ए एंड डेल्टा। ओके, चलिए इस रिलेशन को भी हम लोग ऑब्टेन कर लें। तो यहाँ पर डायग्राम में आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ये जो एंगल है ना, ये टोटल एंगल अगर आपने यहाँ पर लिया रहता तो टोटल एंगल वर्टिकली अपोजिट आई होता, जिसमें ये एंगल R1 है, तो ओबियस है ये बचा हुआ एंगल I माइनस R1 हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पर भी ये टोटल एंगल यहाँ E होता, लेकिन बचा हुआ एंगल की बात करें E माइनस R2 हो जाएगा। ओके, अब वहाँ पर ध्यान से देखें, डेल्टा जो है वो बेसिकली एक्सटीरियर एंगल है और I माइनस R1 और E माइनस R2 इंटीरियर एंगल है। सबको मालूम है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम होता है, उसके हिसाब से आप ऐसा लिख पाएंगे। ये डायग्राम में देख करके कंफर्म कर लेंगे। अगर आपने डायग्राम से इसको कंफर्म कर लिया तो यहाँ पर E प्लस आई माइनस R1 कॉमन ले लीजिए, माइनस को ऐसा लिख पाएंगे, और तब आप इसको I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 कितने के बराबर है, तो A के बराबर है, यानी डेल्टा का वैल्यू आपके पास आ गया। ओके, दो रिलेशन आपके पास मिल गए। आप चाहें तो A को इधर ले सकते हैं, तो डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू I प्लस E लिख सकते हैं। ओके, ये आपके रिलेशन हो गए, और ये रिलेशन बेसिकली प्रिज्म में काफ़ी टाइम यूज होंगे। इसको आप नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, और तब हम लोग डिस्कस करते हैं वेरिएशन की। ओके, यहाँ पर आपको एंगल्स है ना दिख रहा है, एक तो I और दूसरा डेल्टा। तो वेरिएशन ऑफ I एंड डेल्टा की बात करें, दो एक्सिस ले लीजिए है ना, दोनों एक्सिस में आपको एक तरफ डेल्टा रख लिया, एक तरफ I रख लिया। ओके, और वेरिएशन एक्सपेरिमेंटल वे में कर लीजिए। इसका एक्सपेरिमेंट भी आपको 12 में करना है और यही ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर उस एक्सपेरिमेंट को करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ का शेप कुछ ऐसा आएगा। ओके, यानी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेल्टा ज़्यादा है, फिर डेल्टा का वैल्यू एक मिनिमम लेवल तक गया, और उसके बाद से एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता गया, डेल्टा बढ़ता गया। ओके, तो ऑब्वियस है कि इस जगह पे अगर हम देखें तो डेल्टा अपने मिनिमम वैल्यू पे है, इसको डेल्टा M मान लिए। यहाँ पर अगर हम इसको ज्वाइन करें तो हमारे पास जो आएगा वो I इज इक्वल टू E एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी होगा और देखा जाएगा। यानी मिनिमम डेविएशन का पहला कंडीशन जो है ना, वो क्या है, I इज इक्वल टू E है, वो एक्सपेरिमेंटल मिला। अब चेक करना है कि क्या दूसरे कंडीशन भी ऐसा हो सकता है जिसमें मिनिमम डेविएशन की बात आए। तो चलिए हम यहाँ हेडिंग कर देते हैं कंडीशन है ना फॉर मिनिमम डेविएशन। ओके, ये भी आपको पढ़ना है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे यूजिंग है ना स्नेल्स लॉ। यूजिंग स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ जो यूज करना है एट, सबसे पहले इंटरफेस है ना। इंटरफेस में पहला इंटरफेस लेते हैं ए बी। ओके, यहाँ पर क्या लिखिएगा, तो रे जो है रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा है। ऐसे हालात में μ1 साइन I इज इक्वल टू आप लिखेंगे μ2 साइन है ना
ये एंगल R1 है रिफ्रैक्शन का, तो R1। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए फिलहाल के लिए। एंड एट AC इंटरफेस पे जब यूज़ करेंगे स्नेल्स लॉ को, तो आपके पास आएगा क्या, μ2 है ना, क्योंकि μ2 से सेकंड मीडियम से वो मीडियम 1 में जा रहा है। तो यहाँ पर μ2 साइन, देखिए यहाँ पर एंगल इंसिडेंस की जगह पर R2 है, इसलिए यहाँ R2 रखेंगे, इज इक्वल टू आप μ1 साइन, जो रिफ्रैक्शन का एंगल है वो E के इक्वल है, इसीलिए आप यहाँ पर E लिखेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को याद रखें, है ना। अब एक बात और हम लोग कर रहे थे, फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल फैक्ट या एक्सपेरिमेंट, ये चीज़ हमको मिला क्या, I इज इक्वल टू E। दोनों तरफ साइन मल्टीप्लाई कीजिए, यानी साइन I इज इक्वल टू साइन E। एक और काम करें, यहाँ पर भी μ1 मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पर भी μ1 मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैथमेटिकली अलाउड है। ये आपको हो गया इक्वेशन 3। अब आप फ्रॉम, ठीक है, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 की बात करें। देखिए μ1 साइन I के जगह पर आपके पास μ2 साइन क्या है, R2 है, लिख लिए। और μ1 साइन E के जगह पर आपके पास μ2 साइन, ओके R2, सॉरी यहाँ R1 है, हाँ ये भी आपने लिख लिया। μ2 को कैंसिल कर दिया, तो आपके पास आ गया साइन R1 इज इक्वल टू साइन, है ना, R2, यानी साइन भी कैंसिल कर दिया, तो आपके पास यहाँ से आ गया क्या, R1 इज इक्वल टू R2। यानी आपके पास जो कंडीशंस हैं मिनिमम डेविएशन के, वो बेसिकली पहला एक्सपेरिमेंटल वे में I इज इक्वल टू E तो आना है, और दूसरा जो है वो R1 इज इक्वल टू R2 आएगा। ओके, सो ये बातें हो गई कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। इसका कंडीशन निकालने के लिए भी एग्जाम में आता है। अब थोड़ी सी बात इससे आगे कर ली जाए, हाँ इसको नोट करना है, आप नोट कर सकते हैं। सो आगे हम लोगों को रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में प्रिज्म फार्मूला पे भी चर्चा करना है। चलिए प्रिज्म फार्मूला देख लिया जाए। ओके, सब कुछ एज इट इज जैसा है वैसा रहेगा, वेरिएशन भी आपको ये शो करना पड़ेगा, और वेरिएशन शो करने के बाद अब बातें होंगी। सबसे पहले आपको मिला क्या है कि फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर, है ना, मिनिमम डेविएशन देखा है अभी आपने, उस कंडीशन की बात करेंगे। पहला है R1 इज इक्वल टू R2, लेकिन आपको जो रिलेशन मिला था उस रिलेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे, ठीक है, बात करेंगे, तो रिलेशन के हिसाब से आपको क्या मिलेगा वो चेक कर लीजिए। आपके पास R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A था। ओके, ऐसे केस में आप अगर पुट कर दें क्या, तो यहाँ पर R1 प्लस R1 इज इक्वल टू A, तो दिस इम्प्लाइज दैट R1 इज इक्वल टू A बाई 2। चलिए इसको कोई रिलेशन मान लीजिए, रिलेशन नंबर 1, ठीक है। अभी एक और फॉर्मूला आपने देखा था, ओके, उस पर बात करते हैं। ऑल्सो, है ना, आपको I इज इक्वल टू E भी मिला, एंड डेल्टा का जो फॉर्मूला था वो I प्लस E माइनस A के बराबर था। अच्छा, तो अगर आप I और E दोनों इक्वल कर देते हैं, E इज इक्वल टू भी I कर लेते हैं, ये चलिए A रहा, तो डेल्टा तो उस समय मिनिमम हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से आप A को इधर ले आइए, आपको क्या मिल जाएगा, तो देख लीजिए I इज इक्वल टू, है ना, 2I था ना, तो A प्लस डेल्टा M बाई 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। चलिए इक्वेशन 2 तक पहुँच गए। अब एक काम करें, है ना, स्नेल्स लॉ यूज कर लें। यूजिंग स्नेल्स लॉ किसी भी इंटरफेस पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम एट इंटरफेस, पहला इंटरफेस जो मिल रहा है, इंटरफेस वो है जो दो ऑप्टिकल मीडियम को सेपरेट करे। तो ए बी की बात कर रहे हैं, ए सी पे भी चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पर रे जो है वो रेयर से डेंसर चल रहा है, तो μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R लिख सकते हैं। तो फिलहाल अगर आप यहाँ पर μ2 बाय μ1 लिखेंगे
तो ये साइन आई बाय साइन आर होगा, R1 होगा। ये इक्वेशन नंबर 3। अब कुछ नहीं है ना, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 आप लिखेंगे क्या वो देख लें। तो आप लिखेंगे μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू साइन आई के जगह पर a प्लस डेल्टा m बाय 2 और R1 के जगह पर साइन क्या a बाय 2। ओके, इस फॉर्मूले को प्रिज्म फार्मूला कहते हैं। थोड़ा सा इसका फॉर्म चेंज हो सकता है। फॉर्म क्या चेंज हो सकता है, इफ़ रेयर मीडियम जिसकी बात कर रहे थे, रेयर मीडियम वो एयर हो जाए, इज एयर, तो रेयर मीडियम एयर हो जाए तो μ1 को 1 लेना पड़ेगा। तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, तो प्रिज्म की बात करें वो आपके पास μ2 इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा। तब यही फॉर्मूला आपको म्यू इज इक्वल टू, देखिए म्यू बाय 1 मतलब म्यू इज इक्वल टू है ना साइन a प्लस डेल्टा m बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन a बाय 2 हो जाएगा। सो फाइनली आपके पास ये दोनों रिलेशन प्रिज्म फॉर्मूले कहे जाएंगे। देखना पड़ेगा कि किस मीडियम में प्रिज्म को रखा गया है। ओके, अभी मैंने कहा था कि थीन प्रिज्म पे भी बात करनी है। थीन प्रिज्म के केस में क्या होगा, ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू आपके पास 5 डिग्री या 10 डिग्री तक लेते हैं लोग, तो 10 डिग्री हो जाए, है ना। मतलब प्रिज्म का जो शेप होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये आपको इस तरह से हो जाएगा। ऐसे केस में जो एंगल्स आप ले रहे हैं आई एंड आर, R1 सभी स्मॉल हो जाएंगे। ओके, और अगर स्मॉल एंगल है तो हम चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, हम चाहें तो अलग से भी निकाल सकते हैं। जैसे इसी कंडीशन में पुट कर लें हम, तो हमारे पास क्या आएगा, आई जो है स्मॉल हो जाएगा, वो साइन आई के बराबर हो जाएगा। ओके, जब थीन प्रिज्म की बात कर रहे हैं, बात हम लोग थीन प्रिज्म की कर रहे हैं। ओके, जब प्रिज्म हमारा थीन हो जाए तो ऐसे केस में हम a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं। एंड अगर हम R1 की बात करें, वो नियरली इक्वल टू साइन R1 हो जाएगा, जो कि आपके पास a बाय 2 था। ओके, तब देखिए इस फॉर्मूले में हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू, है ना, ऊपर तो a प्लस डेल्टा m बाय 2 और नीचे में a बाय 2, 2 कैंसिल कर लीजिए। ओके, अभी आपके पास a प्लस डेल्टा m इज इक्वल टू म्यू इंटू a आ जाएगा, जहाँ से आप डेल्टा m इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू a लिख सकते हैं। और कभी कभी इसी रिलेशन को, है ना, कभी कभी इसी रिलेशन को डेल्टा m नहीं लिख कर सीधे डेल्टा लिखा जाता है। अब आप पूछेंगे कि क्यों, तो ऐसा है जब ऑलरेडी मिनिमम है, ठीक है, थिन प्रिज्म के केस में डेविएशन काफ़ी कम होगा, तो उसमें मिनिमम मैक्सिमम का अलग अलग टैग लगा के आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ओके, चलिए ये अगर समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया, है ना, तो आप यहाँ से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप सीधे पूरा डेरिवेशन शो कर सकते थे। आप जहाँ पर यहाँ लिए थे, यहाँ पर ही इंटरफेस पे आकर के, है ना, आप यहाँ पुट कर लेते कंडीशंस। अगर कंडीशंस पुट कर लेंगे तब आपको फिर से वापस वही रिलेशन आ जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसा कि R1 R2 आ चुका है। हम यहाँ से चूँकि प्रिज्म थिन है तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों ही कम होंगे, तो यहाँ μ1 और यहाँ पर आप μ2 R2 लिख सकते हैं। ओके, वैसे केस में R1 लिख सकते हैं। ऐसे केस में अब जो वैल्यू है वो पुट कर लें, तो यहाँ पर हमारे पास वहाँ से वैल्यू और ये वैल्यू पुट करने के बाद वापस आपको रिलेशन यही आ जाएगा। ओके, तो आप चेक कर सकते हैं, अगर डेरिवेशन करना भी पड़े तो आपका डेरिवेशन ये आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर बोलेंगे कि μ1 μ2 लिया है आपने, कुछ नहीं, हम एक काम कर सकते हैं, अगर हमने डेंसर मीडियम को एयर माना है तो 1 इंटू आई
और यहाँ पर म्यू इंटू आर 1 कर लीजिए, फिर आपको वापस रिलेशन वही मिल जाएगा। सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी, यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि डेल्टा एम जो है ओके वो आपको μ2 बाय μ1 -1 इंटू ए हो सकता है अगर रेयर मीडियम एयर नहीं हो तब। ओके तो ये हो गई ऑल अबाउट प्रिज्म और उसके रिलेशन पे। इसके बाद आपको डिस्पर्सन पढ़ना है, वो आगे चल कर के देख लेंगे। होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी।